हेलो दोस्तों, रीट मेंस और वीडियो की PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं रोज़ाना वीडियो आपके सामने फेस लाकर बनाता हूं, लेकिन मैंने आज कुछ नया ट्राई करने का प्रयास किया है। तो इसी प्रश्नों की श्रृंखला में ये वाला वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको वीडियो को देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मार्ग है ग्लूकोज के वायवीय शोषण के दौरान विघटन का। क्योंकि हम जानते हैं कि जो शोषण है वो 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय होता है और एक अवायवीय होता है। वायवीय शोषण में क्या होता है कि पहले जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा पहले पायरुविक अम्ल में बदलता है, उसके बाद पायरुविक अम्ल एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ये वाला प्रश्न जो है ये 3rd ग्रेड के एग्जाम में 2023 में आ चुका है। तो पहले ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है और पायरुविक अम्ल से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। नीचे इसकी व्याख्या भी दे रखी है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक अम्ल में विघटित होता है, फिर क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से CO2 और जल में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट, पौधों में शोषण के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है। तो वो कह रहा है कि पौधों में शोषण के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन। तो अभी अपन ने इससे पहले वाले में देखा था ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो देखते हैं क्या क्रेब्स चक्र कहा जाता है, नहीं। केल्विन चक्र नहीं, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये रीट 2022 में आ चुका है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है, जो शोषण का प्रारंभिक चरण है। क्रेब्स चक्र और किण्वन बाद की प्रक्रियाएं हैं, जबकि केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होता है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई जो केल्विन चक्र है वो किस से संबंधित है, तो वो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो क्या वो 9 से 11 बार सांस लेता है? ये तो बहुत कम सांसें हो गई। 32 से 34 गलत। 15 से 18 बार सांस लेता है। पशु परिचय 2024 में आ चुका है ये वाला। तो सी ऑप्शन इसका सही है। एक वयस्क मनुष्य आराम की स्थिति में औसतन 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है और छोड़ता है, जिसे श्वसन दर भी कहते हैं। नेक्स्ट, ईस्ट में होने वाले एल्कोहलिक किण्वन, मैंने आपको बताया किण्वन 2 प्रकार का होता है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण में क्रिया होती है जिसे अपन एल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। और ये जो एल्कोहलिक किण्वन है ये यीस्ट के अंदर होता है। यीस्ट अवायवीय शोषण करता है और अवायवीय शोषण जब ये करता है तो एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। तो वो कह रहा है कि पायरुविक अम्ल किस में चेंज हो जाता है? एसीटल्डिहाइड, और एसीटल्डिहाइड से क्या बनता है? एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनता है। इस अभिक्रिया में एंजाइम ए और बी क्रम से है। तो ए और बी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो इसका जो सही आंसर है पायरुविक अम्ल के बाद जो एंजाइम आएगा वो आएगा एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इसका सी वाला ऑप्शन है वो सही है। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ए की जगह पर आएगा और एंजाइम बी की जगह पर आएगा पायरुविक कार्बोक्सिलेज। 2 एंजाइम हैं। एल्कोहलिक किण्वन में प्रारंभिक चरण पायरुविक अम्ल को एसीटल्डिहाइड में बदलता है, जो पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज ए एंजाइम द्वारा होता है। और दूसरा चरण एसीटल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल में बदलता है, जो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज द्वारा होता है। यह अभिक्रिया ईस्ट व कुछ अन्य कवकों में होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पायरुविक अम्ल है पहले एसीटल्डिहाइड में बदलता है, और ये किस एंजाइम की सहायता से बदलता है? पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से बदलता है। और एसीटल्डिहाइड के बाद यह एल्कोहल में बदलता है, और एल्कोहल में ये बदलता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की सहायता से। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु है। यानी श्वसन के दौरान जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो प्रथम चरण में बनने वाला अणु है। अभी अपन ने देखा था पायरुविक अम्ल बनता है, तो क्या एथेनॉल बनता है? पायरुवेट बनता है। राइट आंसर है बी। ये रीट 2025 में आ चुका है। ग्लाइकोलाइसिस जो शोषण का पहला चरण है में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है। एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल किण्वन के उत्पाद है, जो कि CO2 बाद के चरणों में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य में डैश के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है। पशु परिचय 2024 और SI 1998। तो अगर एक मनुष्य में किसके दौरान वायु फेफड़ों में जाती है? तो अंतःशोषण के दौरान। अंतःशोषण ए ऑप्शन सही है। अंतःशोषण के दौरान वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिससे डायफ्राम नीचे की ओर खींचता है और छाती का आयतन बढ़ता है। बहिःशोषण में वायु बाहर निकलती है। नेक्स्ट, जलीय जंतुओं में शोषण किसके द्वारा होता है? हम जानते हैं गलफड़ों के द्वारा होता है। रीट 2012 में आ चुका है। फेफड़ों से होता है शोषण। पुस्तक, फुफ्फुस, वायुकोश, गलफड़ों। तो गलफड़ों के द्वारा होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। जलीय जंतुओं में शोषण गलफड़ों यानी गिल्स के द्वारा के माध्यम से होता है, जो पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट,
पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? जब लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो सांस थोड़ा फूलना स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा हाँफनी भी जल्दी आती है, तो इसका कारण क्या है? खड़ी ढलान, तो ये तो बिल्कुल यानी गलत है। अत्यधिक ठंड मौसम, गलत। वायु दाब कम वायु दाब, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वायु का दाब कम होता चला जाता है, ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर है सी। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण निम्न वायु दाब है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वही वायु दाब कम होने की वजह से अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? बात कर रहा है वो श्वसन तंत्र, पशु परिषद 2024। क्या श्वसनी? ये तो है। कूपिका भी है। मेडुला नहीं है। मेडुला मस्तिष्क का भाग है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेरिंग्स यानी कंठ भी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है सी। मेडुला मस्तिष्क का भाग है जो श्वसन को नियंत्रित करता है, लेकिन श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। श्वसनी, एल्व्यूली और लेरिंग्स श्वसन तंत्र के भाग है। श्वसनी एल्व्यूली का मतलब है कूपिका और लेरिंग्स का मतलब है कंठ। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हम जानते हैं आरबीसी में पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में नहीं, लाल रक्त कोशिकाओं में 20 का सही आंसर है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, का कार्य करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग प्रतिरक्षा और प्लेटलेट्स रक्त जमाव में भूमिका निभाती हैं, यानी जो WBC होती हैं और प्लेटलेट्स, अगर हमारी बॉडी में कहीं से कट लग जाता है, वहाँ से खून का स्राव होता है, खून निकलता है, तो खून के बहने को बंद करती हैं WBC और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, तो इस वाली वीडियो में बस यहीं तक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।